तो जिस तरह का बजट पेश किया गया उससे बहुत स्पष्ट संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी को अब कोई खासा इंटरेस्ट हरियाणा के अंदर बचा नहीं है और अब उनको भी नज़र आने लगा है कि उनका समय नज़दीक आ गया है। भारतीय जनता पार्टी को अब तैयारी कर लेनी चाहिए कि अपना बोरिया बिस्तरा समेट के हरियाणा से निकलने की तैयारी कर लें, क्योंकि इंडिया गठबंधन का आज औपचारिक ऐलान हो गया है। मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अब तैयारी कर लेनी चाहिए कि अपना बोरिया बिस्तरा समेट के हरियाणा से निकलने की तैयारी कर लें, क्योंकि इंडिया गठबंधन का आज औपचारिक ऐलान हो गया है और इंडिया गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन के कंबाइंड कैंडिडेट का मुकाबला दसों की दसों सीट के ऊपर करना पड़ेगा, जिससे पूरे हरियाणा को ये समझ है और पूरे देश को ये समझ है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर इंडिया के कैंडिडेट से होगी वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। और जैसा कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने इशारे देने भी शुरू कर दिए हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी का समय हरियाणा के अंदर पूरा हो चुका है। जब बजट पेश किया गया हरियाणा का, तो जिस तरह का बजट पेश किया गया उससे बहुत स्पष्ट संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी को अब कोई खासा इंटरेस्ट हरियाणा के अंदर बचा नहीं है और अब उनको भी नज़र आने लगा है कि उनका समय नज़दीक आ गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो लगातार घाटा बढ़ता जा रहा है, हरियाणा सरकार का लगातार घाटे का बजट पेश कर रही है सरकार, और जो 70,000 करोड़ के कर्ज का इनको मिला था पहले से, उसको बढ़ा करके इन्होंने 3 लाख करोड़ से ज़्यादा तक पहुंचा दिया है, जिसकी वजह से हरियाणा की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे कृषि बजट के अंदर किसान बैठे हुए हैं, जगह जगह पर आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार अत्याचार कर रही है, पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, किसानों को तमाम तरीके से कि पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, सब चीज़ें कर लेंगे, ये धमकियां दे करके किसानों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। लेकिन जब कृषि बजट में उनके लिए कुछ करने की बारी आई तो पता चला कि बजट डॉक्यूमेंट में कृषि बजट के अंदर कटौती कर दी गई है। दूसरी तरफ आप देखें तो ग्रामीण विकास और पंचायत के बजट में भी कटौती कर दी गई है। इसका सीधा मतलब और सीधा संदेश ये है कि किसानों का भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कोई स्थान नहीं है, गांव का भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कोई स्थान नहीं है। वरना जो भारतीय जनता पार्टी नारा देती है कि चलो गांव की ओर, मतलब 9.5 साल सरकार चलाने के बाद जो सरकार ये कहे कि चलो गांव की ओर, और फिर उसके बाद पंचायत का और गांव का बजट कम कर दे, तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि इनकी कथनी और करनी के बीच में कितना अंतर है। मैं दो और महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो बजट में इन्होंने जिक्र किया उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल जी की नकल करने की कोशिश तो करती है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी अकल का इस्तेमाल नहीं करती है। दो ऐसी महत्वपूर्ण स्कीम्स, पहले मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने तीर्थ यात्रा की घोषणा की, और तीर्थ यात्रा की घोषणा के बाद अब बजट में भी उसका जिक्र है। पहले तो उसके ऊपर कैप लगा दिया कि 1 लाख से कम इनकम ग्रुप वाले लोग ही इस तीर्थ यात्रा योजना का फायदा उठा सकते हैं। तो क्या 1 लाख से ज़्यादा इनकम करने वाले व्यक्ति को धर्म में आस्था नहीं है, तीर्थ स्थानों पर आस्था नहीं है? क्या उनका तीर्थ जाने का मन नहीं करता? क्या वो हरियाणा के नागरिक नहीं हैं? क्या हरियाणा सरकार का कर्तव्य नहीं है कि उनको भी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाए? 1 लाख इनकम क्या होती है सालाना? अगर कोई 1.5 लाख रुपए भी कमाता है, क्या सरकार ये उम्मीद करती है कि वो अपने खर्च पे तीर्थ यात्रा पे जा सकता है? पहले तो इस
प्लान के अंदर, इस स्कीम के अंदर एनोमली है, ये कमियां हैं। दूसरा, इस स्कीम के तहत भी अगर देखें तो सरकार ने खुद अपने बजट डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 84-85 लाख लोगों को इस योजना के तहत तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। 84-85 लाख लोग आते हैं इस योजना के तहत, 1 लाख से कम ब्रैकेट में भी। पहले तो इससे ये पता चलता है कि हरियाणा के अंदर गरीबी किस कदर बढ़ गई है कि 84 लाख लोग 1 लाख रुपए सालाना भी नहीं कमा पाते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने जुमलों में कह रही है कि 84 लाख लोगों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, आपको खुद देखना चाहिए कि तीर्थ यात्रा की घोषणा हुए कितने महीने हुए हैं और कितने लोगों को अभी तक तीर्थ यात्रा पर भेजा गया है। एक भी व्यक्ति को अभी तक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ मुख्यमंत्री जी के और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अनाउंस करने के बाद नहीं मिल पाया है। इसका मतलब ये कोरे जुमलेबाजी है। दूसरी घोषणा जो इस बजट के अंदर की गई है, दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में, भगवंत मान जी की सरकार में शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि दी जाती है। और हमने पहले भी कहा कि ये योजना पूरे देश में लागू होनी चाहिए, लेकिन आप इत्तेफाक देखिए कि आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां हरियाणा के अंदर बढ़ाई, अपनी गतिविधियां हरियाणा के अंदर बढ़ाई। अभी तो अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा में कदम भी नहीं रखा है, सही तरीके से प्रचार करना भी शुरू नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी का खौफ देखिए कि एक के बाद एक हमारी योजनाओं की नकल करके योजनाओं की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार कर रही है। अब घोषणा की गई है बजट के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा कि शहीदों के परिवार को हरियाणा में भी 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। हम स्वागत करते हैं, ये अच्छी घोषणा है, नकल करने का अच्छा प्रयास है, लेकिन साथ ही भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की तो दोनों सरकारों में ये योजना लागू है, 2 ही जगह हमारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के किन किन प्रदेशों की सरकार में इस योजना को लागू किया गया है और 9.5 साल बाद चुनाव से ठीक पहले ही भारतीय जनता पार्टी को इसकी याद क्यों आई, इस योजना की याद क्यों आई, और क्या भारतीय जनता पार्टी के 9.5 साल के कार्यकाल में जो लोग, जो हमारे जवान वर्दी में शहीद हुए, क्या इस योजना का लाभ उन सभी परिवारों को भी दिया जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। जैसा इनका इतिहास रहा है, इनका इतिहास चुनाव से पहले जुमले फेंकने में रहा है। ये कुछ भी जुमला देते हैं चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भूल जाते हैं। एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे कि जी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा पसंद है नाम बदलना, कभी शहरों के नाम बदल देते हैं, कभी सड़कों के नाम बदल देते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने नई योजना लाई है, नया दिमाग लगाया है। अब ये जुमले का नाम बदल के गारंटी करने का योजना बना रहे हैं। जुमलों का नाम बदल के गारंटी इन्होंने कर दिया है, लेकिन नाम बदलने से जुमले गारंटी में तब्दील नहीं हो जाते। खट्टर साहब, ये आपको समझना चाहिए। ये तमाम जो योजनाएं हैं जो आप अरविंद केजरीवाल जी की नकल करके लागू करना चाहते हैं या उनकी घोषणा कर रहे हैं, इनको लागू करने के लिए नीयत की ज़रूरत है। और भारतीय जनता पार्टी की नीयत किसानों के प्रति, जवानों के प्रति सही नहीं है। ये उनकी पहले की योजनाओं से, किसानों के साथ किए गए वादों के मुकरने से, जवानों के लिए जो ये योजना लेके आए 4 साल में रिटायर करने की, उससे बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ना किसानों का भला चाहती, ना जवानों का भला चाहती। तो ये सिर्फ जुमलेबाजी है जो बजट के अंदर प्रस्तुत की गई है। हम इस योजना का स्वागत करते हुए ये भी कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इसको कैसे लागू करेंगे, वो रोड मैप भी साथ में स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि क्या पिछले 9.5 साल में शहीद हुए जवानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और तीर्थ यात्रा अगर आप 84-85 लाख लोगों को कराना चाहते हैं तो उसकी टाइमलाइन क्या है? अगले 50 साल में तो आपने ये योजना नहीं बनाई कि 50 साल में कराएंगे 84 लाख लोगों को यात्रा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में तो आपने एक भी यात्री को तीर्थ यात्रा पर नहीं भेजा है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। हरियाणा में रोहतक पीजीआई में प्रीतपाल पंजाब के किसान हैं जिनको काफ़ी चोटें आई हैं और बहुत सीरियस कंडीशन में उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था।
उनके इलाज को लेकर उनके परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनका इलाज सही तरीके से प्रशासन नहीं करा रहा है। मैं मनोहर लाल खट्टर जी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई अपराधी भी होता है, कोई आतंकी भी होता है, तो सरकार का ये दायित्व होता है कि उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ सही तरीके से मुहैया कराई जाएं, उसका इलाज सही तरीके से कराया जाए। ये तो हमारे अन्नदाता हैं। आप इनके ऊपर केस चला रहे हैं, हमें पता है। आप इनको डरा धमका रहे हैं, हमको पता है। आप इनके ऊपर आंसू गैस के गोले चला रहे हैं, सबने देखा है। आप इनके ऊपर लाठियां चला रहे हैं, सबने देखा है। गोलियां चली किसानों के ऊपर, सबने देखा। लेकिन मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि मानवीयता के नाते, मानवता के नाते, कम से कम जो घायल किसान हैं उनके इलाज के अंदर कुत्सित मानसिकता अपनी ना लाएं, उनके इलाज के अंदर राजनीति अपनी ना लाएं। अगर आप सही तरीके से इलाज नहीं कर सकते तो पंजाब सरकार की तरफ से भी रिक्वेस्ट किया गया है कि घायल किसानों को पंजाब सरकार को सौंप दिया जाए ताकि उनका ट्रीटमेंट सही तरीके से वहाँ पर हो सके। वरना आप यहाँ के अस्पतालों में उनको अच्छा इलाज उपलब्ध कराएं, यह आपकी जिम्मेदारी भी है और नैतिकता का भी यही तक आ जाए। आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि रोटी कपड़ा और मकान का बजट है, तो आपने उनसे ये पूछना चाहिए था कि वो मकान कहाँ हैं जिनको बनाने का उन्होंने पहले भी वादा किया था, प्रधानमंत्री भी वादा कर चुके हैं। उन मकानों का जिक्र, गरीबों के लिए मकानों का जिक्र कम से कम इस बजट के अंदर तो कहीं पर नहीं है। इसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए था। और साथ ही रोटी और कपड़े के लिए जिस तरीके से लोग तरस रहे हैं, मैंने अभी उदाहरण दिया कि तीर्थ यात्रा योजना में अपने बखान करने के चक्कर में सरकार ने कम से कम ये तो स्पष्ट कर दिया कि 84-85 लाख लोग हरियाणा के अंदर 1 लाख रुपए सालाना से भी कम इनकम पर अपना गुजारा कर रहे हैं। महंगाई के इस दौर में कैसे वो अपना गुजारा कर पाएंगे? और जब आप सड़कें बंद कर देंगे, इंटरनेट बंद कर देंगे, रोजगार के संसाधन उपलब्ध नहीं कराएंगे, लोग किस तरीके से इस महंगाई में अपना गुजारा कर पाएंगे? ये भी मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत हूं कि अगर सही नीयत है तो चुनाव के समय लोक लुभावन वादे नहीं करने चाहिए। तो फिर तीर्थ यात्रा योजना की घोषणा 9.5 साल के बाद क्यों की, और शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा 9.5 साल के बाद क्यों याद आई मुख्यमंत्री जी को? ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। क्या वो दिल्ली और पंजाब में इन योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रभावित हैं? क्या वो अरविंद केजरीवाल जी की नकल करना चाहते हैं? अगर वो स्थिति स्पष्ट करें तो ज़्यादा समझ में आएगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है, एक सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, कुरुक्षेत्र की सीट है। क्या डिमांड रखी गई थी आपकी तरफ से कि इन सीटों को लेकर कहीं ना कहीं सहमति जो है वो बननी थी? आपकी तरफ से क्या कुछ बैठक में कहा गया? कुरुक्षेत्र पहचान है, अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है कुरुक्षेत्र। आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन में कुरुक्षेत्र सीट मिली है। इसका मतलब ये कि जो अधर्म फैला रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, जो लोकतंत्र के खिलाफ साजिशें कर रखी हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उनके खिलाफ महाभारत का आगाज आम आदमी पार्टी को करना है। कुरुक्षेत्र सीट जीतकर हम अपनी चुनावी जीत का हरियाणा के अंदर आगाज करेंगे। हमारे लिए इंडिया गठबंधन महत्वपूर्ण था। हमने बार बार ये कहा कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रति कमिटेड है, क्योंकि कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति देश से महत्वपूर्ण नहीं है। आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, कांग्रेस महत्वपूर्ण नहीं है, अरविंद केजरीवाल महत्वपूर्ण नहीं है, अनुराग ढांडा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि इस देश के संविधान को बचाना है, महत्वपूर्ण है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी देश में लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, लोगों की आवाजाही का अधिकार छीन लिया है, लोगों का प्रोटेस्ट करने का अधिकार छीन लिया है, राइट टू स्पीच छीन लिया है लोगों का। और जिस तरीके से इंटरनेट अकाउंट्स बंद किए जा रहे हैं, इंटरनेट पर पाबंदी लगाई जा रही है, उससे अभिव्यक्ति की आज़ादी को पूरी तरह से काबू करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी।
ये अधर्म है, और जब जब अधर्म बढ़ जाता है तो उसका नाश करने के लिए भगवान स्वयं कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। मुझे लगता है कुरुक्षेत्र वही रास्ता है जहां पर धर्म युद्ध होगा, और उस धर्म युद्ध में अधर्म की हार होगी, भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। हरियाणा से अपना बोरिया बिस्तरा समेटना शुरू कर दो बीजेपी वालों, समय आपका समाप्त हो गया। देखिए, निश्चित तौर पे जैसे आपके सामने गठबंधन की घोषणा की, बहुत जल्दी कैंडिडेट के बारे में भी पार्टी चर्चा करके उसकी भी बहुत जल्दी घोषणा करेंगे। पांडा जी, जो गठबंधन हुआ कांग्रेस पार्टी से आपका गुजरात में, यहाँ दिल्ली में, अगर देखा जाए तो कांग्रेस के खिलाफ आप लोगों ने, अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में बैठ के अनशन करके जंतर मंतर पर अपनी पार्टी बनाई। आज क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि कांग्रेस की गोद में बैठने चले गया? हमने बहुत स्पष्ट इसके बारे में बताया है कि पार्टियां तभी तक रहेंगी जब लोकतंत्र रहेगा। चुनाव सिर्फ तभी होगा जब लोकतंत्र रहेगा। तभी आपके सामने यह अधिकार होगा कि आप अच्छे और बुरे में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर चुनाव ही नहीं होंगे, लेकिन अगर लोकतंत्र ही नहीं होगा, तो फिर पार्टियों के बीच में चुनाव करने का आपका अधिकार भी चला जाएगा। पहले जो लड़ाई हमने लड़ी वो पार्टियों के बीच में राजनीतिक लड़ाई थी, जिसमें हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें सरकारों के गलत कामों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन आज सवाल देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है। मैंने उदाहरण दे के आपको बताया कि 6 जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन पे हमारी आज़ादी टिकी हुई है। उनमें से 2 अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, जिसमें एक है कि स्वतंत्र रूप से हम देश में कहीं भी आवाजाही कर सकते हैं। वो आप देख ही रहे हैं कि कैसे सीमेंट के बैरिकेड लगा के उस आवाजाही को अवरुद्ध कर दिया गया है। और दूसरा अधिकार है कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम अगर किसी बात से सहमत नहीं हैं तो उस पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अनशन धरना कर सकते हैं। हरियाणा में भी जिस तरीके से आपने देखा कि कल किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कहीं पर भी अगर किसान या कोई भी वर्ग अपने धरने प्रदर्शन के लिए इकट्ठा होता है शांतिपूर्ण तरीके से, उनके ऊपर पुलिस अत्याचार करती है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर, मौलिक अधिकारों पर हमला है, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश है। इस संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया है। जब तक संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक पार्टियों का एग्जिस्टेंस ही खतरे में, लोकतंत्र ही खतरे में, तो फिर अच्छे और बुरे का और किसी चुनाव का और किसी लड़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। देखिए, जो भी लोग इस वक्त देश को बचाना चाहते हैं और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, वो सब इस बात को समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास मेजॉरिटी वोट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसी बात का फ़ायदा उठाती है कि जो विपक्ष का वोट है वो अलग अलग जगह पर बटा रहे। इसलिए सारी साजिशें भारतीय जनता पार्टी ने की कि ये इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ना हो पाए। तरह तरह से धमकियां दी गई, ईडी और सीबीआई की धमकी दी गई। गठबंधन किया तो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल देंगे, ये धमकी दी गई। लेकिन हमारे लिए, हमने पहले भी कहा, व्यक्ति और पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है। और अरविंद केजरीवाल जी कई बार कह चुके हैं कि इस देश के लिए वो अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। तो जेल का डर दिखा करके इस गठबंधन को इसीलिए रोका जा रहा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इंडिया गठबंधन से जीतना उनके उम्मीदवारों के लिए मुमकिन नहीं है। अब जब ये इंडिया गठबंधन तय हो चुका है और इसी आधार पर तय हुआ है कि किसी व्यक्ति या पार्टी से महत्वपूर्ण देश है, मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिल करके देश को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में पूरी ताकत झोंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तरा बांधकर उनको हरियाणा से रवानगी करेंगे। पंजाब में, दिल्ली और पंजाब में भी आपकी सरकार है, तो पंजाब में क्या सीट शेयरिंग की बात हुई है? अभी तक में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे? देखिए, जो भी निर्णय हुआ है वो आपसी सहमति से हुआ है। कहाँ पर क्या स्थिति है, राजनीतिक स्थिति क्या है, ग्राउंड सिचुएशन क्या है, कहाँ पर अलग लड़ने में फ़ायदा है, कहाँ पर सीट शेयरिंग में फ़ायदा है, कहाँ साझा उम्मीदवार उतारने में फ़ायदा है, उन सारे पहलुओं पर चर्चा के बाद पार्टी ने जो फैसला किया उसका अनाउंसमेंट आज हुआ है।
और जो भी आज जो निर्णय लिए गए हैं कि कहाँ किस सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो साझा फैसले हैं, वो आपसी सहमति से पार्टी ने लिए हैं। मुझे लगता है कि यही बेस्ट इंटरेस्ट में है। दोनों पार्टियों के बेस्ट माइंड्स ने मिल करके रणनीति बनाई है, मिल करके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला है। इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से पार पाना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है।